हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 3 का आ चुका है आज। लेक्चर नंबर 9 को हम दो पार्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए भी, बोर्ड के लिए भी और आगे कंपटीशन के लिए भी। इस पार्ट को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट है ए, जिसमें हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ और उसका साइन कन्वेंशन, ठीक है। और दूसरे पार्ट में इसका न्यूमेरिकल, जैसे क्यूबिकल बॉक्स वाले न्यूमेरिकल जो होते हैं, वो सेकंड पार्ट में, इसी के लेक्चर नंबर 9 के सेकंड पार्ट में मैं वीडियो डालूंगा। लेक्चर नंबर 9 के दो वीडियो मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में, L9 से A और L9B, ठीक है। तो L9A में, ये देखो, A वाले पार्ट में हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ और B वाले पार्ट में उसका करेंगे न्यूमेरिकल। तो लेट्स स्टार्ट किरचॉफ्स लॉ। होप आपने इससे पहले की वीडियोस देख ली होंगी और आपको पसंद भी आ रही होंगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहला, किरचॉफ्स करंट लॉ, पॉइंट रूल और जंक्शन रूल। जो पहला रूल हमें पढ़ना है वो, उसका जो नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, पॉइंट रूल और जंक्शन रूल, तीनों चीज बोलते हैं इसको, ठीक है। पहला वाला पार्ट है हमारा, बेसिकली जो हम इसे पढ़ेंगे वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसे हम पढ़ेंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है करंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है करंट के लिए। देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन। देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको ले लेते हैं P। दिस P पॉइंट इज अ जंक्शन। ये फिगर बना हुआ है, इस P पॉइंट इज अ जंक्शन। तो सम ऑफ ऑल द करंट्स जो इस पे मीट कर रहे हैं इज ऑलवेज जीरो। इस पार्ट को देखो, इज ऑलवेज जीरो। अभी ये पहली बार में ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा कि सम ऑफ ऑल द करंट्स कैसे होगा जीरो, क्योंकि यहां तो दो करंट आ रहे हैं और यहां पे बाकी तीन करंट जा रहे हैं। तो इस चीज को देखो हम कैसे समझेंगे। इस P पॉइंट को हम मान लेते हैं जंक्शन पॉइंट। ये कौन सा हो गया? जंक्शन पॉइंट, ठीक है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कई सारे रास्ते निकलते हैं, ठीक है। आपने उसमें सुना होगा, रेलवे स्टेशंस पे सुना होगा आपने कि कुछ स्टेशंस में के आगे जंक्शन होता है, जैसे दिल्ली जंक्शन है, मेरठ जंक्शन है। ऐसे कई सारे ऐसे हमारे पास स्टेशन हैं जो जंक्शन होते हैं, बट कई सारे स्टेशन जंक्शन नहीं होते हैं। तो जंक्शन जहाँ से डिफरेंट वेज निकलते हैं वो जंक्शन होते हैं, जहाँ से अलग अलग तरह दिशा में जाने के लिए रास्ते निकलते हैं। तो उसी तरीके से करंट है। तो यहाँ पे ये जो जंक्शन रूल है, इसीलिए इसका नाम जंक्शन रूल भी पड़ा है। देखो क्या कहता है, करंट एट P अगर हम निकालेंगे, या फिर हम इसे I एट P अगर हम निकालेंगे, तो इस पार्ट में देखो I1 और I2 ये दोनों इनकमिंग करंट है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकमिंग वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, इनकमिंग वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं और आउटगोइंग वाले को नेगेटिव लेंगे। तो करंट एट P देखो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा I1 प्लस I2। इस फिगर के हिसाब से देखो I1 और I2 करंट P पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। प्लस अब देखो I3 करंट जा रहा है, तो माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू 0। अब देखो तीन करंट जो आउटगोइंग है वो नेगेटिव ले लिए। इसका अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। स्टेटमेंट के हिसाब से सम ऑफ ऑल द करंट्स, तो सम ऑफ ऑल द करंट्स हमने 0 ले लिया। अब माइनस वाले पार्ट को उधर ले जाए तो देखो क्या बनता है, और वी कैन राइट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। अब ये चीज देखो आप, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। I1 और I2 करंट जो हैं वो हमारे इनकमिंग करंट है जो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, और I1, I3, I4, I5 जो है वो आउटगोइंग है। ये देखो ये तीनों आउटगोइंग है। तो उन दोनों को जो ओवरऑल सम था वो 0 था। ओवरऑल सम 0 लिखने का हमारा मतलब है सिग्मा I इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को कैसे लिखोगे, मैथमेटिकली सिग्मा इज इक्वल टू 0, और ये हो गया उसका प्रूफ। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये कहता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, पॉइंट रूल और जंक्शन रूल। होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। पहला वाला बहुत आसान है, करंट रूल। करंट रूल को हम यूज करते हैं एक इक्वेशन बनाने में, आगे आपको न्यूमेरिकल्स में दिखेगा।
सेकंड, इसी करंट रूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे एग्जाम्स में आता है स्पेशली, ठीक है, आप ये देखो, ये वाला याद रखना, I1 प्लस आई टू इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5, इसी को यूज करेंगे हम। तो यहां पे हम लिख लेते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। अब इस करंट में हम देखो I इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू Q बाय टी, या Q इज इक्वल टू आई टी से आपको याद आ सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं I1 को Q1 बाई टी प्लस I2 को Q2 बाई टी इज इक्वल टू Q3 बाई टी प्लस Q4 बाई टी प्लस Q5 बाई टी। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप t कॉमन लेके काट दोगे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। और Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। अब ये क्या प्रूफ कर रहा है, इस स्टेटमेंट को देखो, ये जो हमने निकाला है ये बेसिकली क्या निकाला है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड। और यहाँ पे ये वही चीज प्रूफ हो रहा है। आप देखो यहाँ पे ये यही चीज प्रूफ हो रहा है कि जितना हमारा इनकमिंग चार्ज था, जितना हमारा इनकमिंग चार्ज था दैट इज इक्वल टू किसके, आउटगोइंग चार्ज के। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना इनकमिंग चार्ज था दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। ये आपने प्रूफ भी कर लिया। अगर मान लो शॉर्ट में ये प्रूफ करने के लिए भी आता है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि इनकमिंग चार्ज हमारा आउटगोइंग चार्ज के बराबर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपको याद रखना है कि किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस लॉ पे बेस्ड है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम बोलते हैं KVL, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। स्टेटमेंट देख लेते हैं, the sum of the potential difference in a closed mesh or loop is always zero। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, सिग्मा डेल वी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब पहले तो आपको लूप बताना पड़ेगा। एक सर्किट ले लेते हैं सिंपल, ठीक है। फिगर बना लेता हूं मैं आपके लिए, फिगर देख लो, ये हो गया हमारा फिगर। ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं एक। अभी ये रफ फिगर बनाया मैंने, आगे आपको मिलेगा ही। हम ये क्लोज्ड मैश ले लेते हैं, ए बी, ठीक है, सी डी ए। इसी दो मैश की बात करें, देखो ये ना क्लोज मैश ए बी सी डी ए और ए डी सी बी ए, दोनों तरफ से कैसे ही पढ़ सकते हैं, इट डजेंट मैटर। अब इसी मैश में हमारा ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा सेकंड E2, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं हम I1, इधर ले लेते हैं I2, वो तो कुछ भी ले लो अभी फ़िलहाल के लिए, ये कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है। दिस इज़ I1, ये हमारा हो गया R1 और इसे ले लेते हैं R2, ठीक है। ये मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन करो, जस्ट हमने अपने तरफ से कंसिडर किया ये लूप, ये ए बी सी डी ए एक क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड मैश है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। वोल्टेज लॉ बेसिकली क्या कह रहा है, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज मैश और लूप इज ऑलवेज 0। पिछले वाले में किर्चॉफ्स करंट लॉ ने क्या कहा था, द सम ऑफ द टोटल करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज 0। टोटल चाहे वो इनकमिंग हो चाहे वो आउटगोइंग हो, उसका सम क्या होगा, 0। और यहाँ पे किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कह रहा है कि द वोल्टेज सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। कहने का मतलब ये है, अगर हम सर्किट लें ए बी सी डी ए, तो इस ए बी सी डी में हम लिख सकते हैं वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस
वी डी ए इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टेटमेंट का मतलब है। प्रूफ भी हो सकता है, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं इसको। देखो कैसे, वी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, प्लस वी बी सी को क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी सी, प्लस वी सी डी को वी सी माइनस वी डी, प्लस वी डी ए को वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से आप देखो कि वी ए प्लस का और वी ए माइनस का कैंसिल हो गया, वी बी माइनस का होगा तो प्लस का भी होगा, माइनस का वी सी है तो प्लस का वी सी है, माइनस का वी डी है तो प्लस का वी डी है, सारे कैंसिल हो गए, सम 0 आ गया। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, यही चीज़ अगर उल्टा लें लूप में हम, क्योंकि देखो लूप में जो मूवमेंट है वो हमारी मूवमेंट हम कैसे ले सकते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज ले लो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, इट डजेंट मैटर। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, ए बी सी डी ए की जगह सेकंड मैश में हम ले रहे हैं ए डी सी बी ए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं वी ए डी प्लस ए डी के बाद क्या है डी सी, वी डी सी प्लस वी सी बी प्लस वी बी ए इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम इसको भी ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो वी ए डी मतलब वी ए माइनस वी डी प्लस वी डी सी, वी डी माइनस वी सी प्लस वी सी बी, वी सी माइनस वी बी प्लस वी बी ए, वी बी माइनस वी ए। अगर आप देखो इसमें ये भी कट रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो वी ए प्लस का माइनस का वी डी प्लस का वी डी माइनस का वी सी प्लस का वी सी माइनस का वी बी प्लस का वी बी, सीधे सीधे क्या आ गया 0। तो दूसरे वाले मैश से भी ये प्रूफ हो गया। तो दिस वॉज बेसिकली द सेकेंड स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज्ड मैश और अ लूप इज ऑलवेज 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें इस चीज को भी देखो प्रूफ करना पड़ेगा। सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी अभी हमने प्रूफ करा था दैट द फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब सेकेंड है एनर्जी का, कैसे है ये देखना है। अच्छा, इसी को हम दोबारा ले लेते हैं। ये जो हमारा स्टेटमेंट था पहला वाला वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी ए, इसको दोबारा ले लेते हैं इसी सर्किट में। तो हम ले लेते हैं वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सर्किट दोबारा बना के देख लेते हैं एक बार। ये इस तरीके से है, ये हमने रफ सर्किट जो लिया था अभी, ठीक है, ये हमारा E1 था, ये E2, ये R1, ये R2, ये I1, ये I2। ठीक है, अभी ऐसे रफली लिया था हमने। इसी में अगर अप्लाई करके देखें, दिस वाज A B C D A, इसी में अगर ये अप्लाई करके देखें तो यहाँ पे देखो VAB में क्या, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है आपने इसको यूज़ करने से पहले, कि जो सेल होता है, जो हमारा सेल होता है, सेल इज अ सप्लायर, और जो रेजिस्टेंस है इट इज अ कंज्यूमर। ठीक है, अभी हमने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा है, तो साइन कन्वेंशन के बिना जब हम इसको समझ रहे हैं तो यहाँ पे जो हम साइन लेंगे वो एक तरीके से लेंगे, एक सिस्टमैटिक मैनर में लेंगे। कैसे ले रहे हैं, सेल अगर सप्लाई कर रहा है तो हम सेल को ले रहे हैं पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस जो कंज्यूम कर रहा है इसको हम अभी ले रहे हैं नेगेटिव, सिर्फ इस पार्ट के लिए। अभी हम साइन कन्वेंशन पढ़ लेंगे तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पे यूज़ करने के लिए सेल को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और रेजिस्टेंस को कंज्यूमर एज अ नेगेटिव। तो देखो VAB के अगर हमें बीच में निकालना है तो E सेल लगा है, सप्लायर है, तो पॉजिटिव, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू E1। अच्छा, VBC में E2 भी है तो प्लस E2, ये भी सेल है। अब VCD में देखो V इज इक्वल्स टू IR, तो IR तो I1 R1 है, लेकिन रेजिस्टेंस हम नेगेटिव ले रहे हैं तो माइनस I1 R1। और सिमिलरली VDA में भी देखो I2 R2 आ रहा है तो माइनस I2 R2। अभी आपको सप्लायर कंज्यूमर वाला पार्ट सिर्फ यहीं पे समझना है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक ऐसा साइन कन्वेंशन बताऊंगा जिसके बाद आपको साइन की कोई दिक्कत आएगी नहीं। इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2।
ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो कि E1 प्लस E2 क्या चीज़ था, E1 प्लस E2 था हमारा टोटल सप्लाई, ठीक है, जितनी एनर्जी हम टोटल सप्लाई कर रहे हैं, और I1 प्लस R1 प्लस I2 प्लस R2 क्या था, टोटल कंजप्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या प्रूफ हो गया, टोटल सप्लाई एनर्जी जो है वो टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी के बराबर आ गई। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं टोटल सप्लाइड एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी। तो जिसके बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं दैट सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम में आपके आ भी सकता है ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि भाई किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ किस चीज़ पे बेस्ड है, किर्चॉफ सेकंड लॉ किस चीज़ पे बेस्ड है, प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, लो टू हाई ऑलवेज पॉजिटिव। देखो अगर आप बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो वहां पे रेजिस्टेंस वाले पार्ट में हो सकता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे साइन अलग लिया हो, ठीक है। बट मैं प्रेफर करता हूं कि जो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, बिल्कुल आसानी से आपको किर्चॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल करने हैं, तो सिर्फ एक बात याद रखो, लो टू हाई ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे वो रेजिस्टेंस वाले केस में हो, चाहे वो ईएमएफ के केस में हो, दोनों ही केस में आप जो लोगे साइन वो एक ही होगा, लो टू हाई इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको तो आप याद कर लो, लो टू हाई ऑलवेज पॉजिटिव। अब लो टू हाई का यहां पे मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फॉर द साइन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। पहला वाला जो पार्ट है वो है फॉर साइन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल में देखो, अगर मान लो ये एक सेल लगा हुआ है तो ये जो लंबा वाला पार्ट है इसे हम लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले पार्ट को लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और करंट का डायरेक्शन होता है इस तरीके से, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से पॉजिटिव की तरफ से जाता है और नेगेटिव की तरफ से अंदर आता है। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन जो है वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव निकल रहा है, और हमारी जो मूवमेंट है, जो हम लूप में डायरेक्शन लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, वो मूवमेंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारी मूवमेंट कहाँ जा रही है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हाई से लो जा रही है, हाई से लो। और हमने अभी भी क्या पढ़ा, लो टू हाई पॉजिटिव लेना है, यानी कि हम तो हाई टू लो जा रहे हैं हमारी मूवमेंट ईएमएफ के हिसाब से, ठीक है। तो इस केस में हम जो साइन लेंगे ई का वो नेगेटिव लेंगे, हमारा जो ई होगा वो नेगेटिव होगा इस केस में। मान लो ये E1 है तो यहाँ पे माइनस E1, ये E2 है तो माइनस E2 यूज़ करेंगे कहीं पे भी सर्किट में। जैसे अभी अभी पीछे सर्किट इसी को ले लेते हैं। अब मान लो मेरी मूवमेंट इधर से ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ से ई माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ देखो ये क्या है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इस केस में मैं क्या लेता, लो टू हाई पॉजिटिव, तो प्लस का E2 लेता इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट इधर जाएगा, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे। अब हमारी मूवमेंट देखो कहाँ से, अगर अब मेरी मूवमेंट इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, मतलब मैं लो से हाई की तरफ आ रहा हूं। अब देखो मेरी मूवमेंट है ये, मतलब मैं लो से हाई की तरफ आ रहा हूं। इस केस में मेरा ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब कहीं पे भी आपका सर्किट में सेल लगा होगा, आप जो मोमेंट लोगे उसके अकॉर्डिंग सेल को देखना कि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो या माइनस से प्लस की तरफ। प्लस वाला हाई पोटेंशियल पे होता है, माइनस वाला लो पोटेंशियल पे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर द साइन ऑफ ईएमएफ जस्ट लुक एट द पोल्स ऑफ सेल। सिंपल, साइन देखना है ईएमएफ का, पोल्स पे देखो आपकी मूवमेंट क्या है, लो टू हाई है पॉजिटिव आएगा, हाई टू लो है नेगेटिव आएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर साइन ऑफ आई आर। अब देखो इसमें बना लेते हैं, इसमें भी दो पार्ट है। पहले मान लेते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस है R, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और इस तरफ करंट है।
अभी इस पार्ट को मत देखो, पहले हमसे समझ लेते हैं, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और इस तरफ करंट है, दोनों में करंट सेम है। अब हम अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें बात कर लेते हैं। मान लो मेरी मूवमेंट है इस तरफ, ये है माई मूवमेंट, मेरी मूवमेंट इस तरफ है। देखो करंट कहाँ जाएगा, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, लो टू हाई नहीं जाता, ठीक है। करंट हमेशा हाई टू लो जाता है। मान लो ये है, इसको मैंने ऐसे रख दिया, अब अगर इसके ऊपर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखूँगा वो स्लाइड होकर नीचे जाएगा, मतलब ये हाई पे है, ये लो की तरफ जाएगा। लो से वापस हाई लाने में हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। तो करंट भी हाई से लो की तरफ जा रहा है। अब हमारी मूवमेंट और करंट की मूवमेंट कहाँ से हो गई, देखो हाई टू लो हो गई और हाई टू लो हो गई, मतलब इस केस में हम क्या लेंगे, माइनस IR। दूसरा चीज यहां पे ये भी आ सकते हो कि फॉर द साइन ऑफ IR जस्ट लुक एट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इफ वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन, इफ अलोंग द डायरेक्शन मूव करेंगे तो हमारा IR क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो अभी मैंने नेगेटिव लिया है, इस तरीके से भी याद आ सकते हो एज ए ट्रिक कि डायरेक्शन के अलोंग नेगेटिव, डायरेक्शन के अपोजिट पॉजिटिव। आसान तरीका तो यही है, लेकिन जो आपने अपना कंसेप्ट डेवलप करा है वो करा है लो टू हाई पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग देखो हम हाई टू लो जा रहे हैं। लेकिन सेम चीज अगर मेरी मूवमेंट इस तरफ हो गई, अगर माई मूवमेंट इज इन दिस डायरेक्शन मीन्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हाई टू लो। लेकिन अब आप जा रहे हो लो टू हाई की तरफ, इस केस में, सेकंड वाले केस में। ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस में, तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो प्लस का IR होगा। अब ये देखो थर्ड पॉइंट, इफ वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन IR इज पॉजिटिव। अगेंस्ट द डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इधर था, हम इधर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन लेना है। दोनों ही केस में बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका है लो टू हाई पॉजिटिव देखो, ठीक है, लो टू हाई ऑलवेज पॉजिटिव देखो, और उसके बेसिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले सर्किट को दोबारा बना लो, कोई सा भी सर्किट है, कोई कैसा भी सर्किट है, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड है चाहे वो इजी है, उसको आप दोबारा बनाओगे, ठीक है। सर्किट को दोबारा बनाने से फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको उस सर्किट का आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सर्किट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एक रफली एक सर्किट ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा सर्किट है। ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं 4 ओम, ठीक है। यहाँ पे EMF ले लेते हैं 24 वोल्ट, और यहाँ पे भी एक EMF ले लेते हैं, और ये एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं 2 ओम, ये 6 ओम, और ये ले लेते हैं हम 27 वोल्ट, ये 4 ओम, ठीक है। इसको नाम देते हैं A B C D E F। एक सिंपल सा सर्किट ले लिया। क्लियर। अब ये क्वेश्चन दिया था, मैंने इसको दोबारा बना लिया, तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा आपका। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रीड्रॉ अ सर्किट। हम सर्किट को दोबारा बनाएंगे अपनी नोटबुक में। सेकंड है नेम द पॉइंट्स। अगर मान लो यहाँ पे कॉर्नर पे पॉइंट्स में नाम नहीं दिए हैं तो पहले आप नेम पॉइंट्स करो, सब उसको पॉइंट्स को नेम करो। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूट करंट इन द वेरियस ब्रांचेस। अब देखो हम डिस्ट्रीब्यूट करंट कैसे करेंगे, आप यहाँ पे समझना है आपने। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, मान लो इससे हमारा ये 24 वोल्ट है, इससे करंट आ रहा है, इससे करंट आ रहा है I1, ठीक है, इससे करंट आ रहा है I1 और इससे करंट आ रहा है I2, ठीक है। इससे करंट I1 आ रहा है, इससे करंट I2 आ रहा है। F पे देखो, F पे क्या पॉइंट है, F पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, एट F I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम I3 इज इक्वल टू I3। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन बनानी है, जंक्शन पॉइंट लेना है, जितना इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग के बराबर होगा। KCL में पढ़ा है हमने, उसको यूज कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
ठीक है। देखो इक्वेशन बनेगी जितनी हमारी अननोन क्वांटिटीज हो गई। कहीं कहीं पे आप ऐसे भी करोगे कि I3 ना लेके हम I माइनस I1, I1 माइनस I2 ऐसा करके भी हम करेंगे। जितने अननोन क्वांटिटीज कम होंगे उतना फायदा होता है। सेलेक्ट द जंक्शन टू अप्लाई KCL। जंक्शन करके चलिए जो हमने अभी F पॉइंट पे जंक्शन सेलेक्ट करके KCL अप्लाई करा है, ये हमने KCL अप्लाई करा है, इस तरीके से करना है। ठीक है। चूज द जंक्शन एट विच द इनकमिंग एंड आउटगोइंग इज क्लियरली विजिबल। ठीक है, हम ऐसी जगह पे जंक्शन पॉइंट लेंगे जहां पे हमारा इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट आसानी से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड जगह पे नहीं लेंगे। सेलेक्ट द लूप एंड द मैश एंड प्रीफर दोज मैशेस इन विच देयर आर लेस कॉम्पोनेंट। हाँ, अब कौन सा मैश में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसको सेलेक्ट करना है। हम वो मैश लेंगे जिसमें लेस नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट। जैसे देखो, अगर हम A B C F लेते हैं इस वाले पार्ट में, तो A B C F में 1 2 3 4 कॉम्पोनेंट है। F C D E F लेते हैं तो इसमें 1 2 3 कॉम्पोनेंट है। और अगर बड़ा वाला A B D E A लेते हैं तो 1 2 3 कॉम्पोनेंट है। तो फायदा हमें कौन सा रहेगा? A B D E A लेने में, क्योंकि इसमें 1 2 और 3 कॉम्पोनेंट है, और नीचे वाला लेने में F C D E F, क्योंकि इसमें भी 3 कॉम्पोनेंट है। जितने सिंपल कॉम्पोनेंट होंगे उतना फायदा मिलेगा। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन उतनी बनेगी जितना हमारे नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज है, और लास्ट में इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इक्वेशंस बना के एक्स वाई के फॉर्म में, आपने क्लास 10th में भी करा होगा, उसी तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करना है ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम वोल्टेज इसको अप्लाई करना सीखेंगे न्यूमेरिकल को, और इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, प्लस क्यूबिकल प्रॉब्लम बी पार्ट में। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, न्यूमेरिकल्स हम लेक्चर नंबर 9 के बी पार्ट में करने वाले हैं। उस बी पार्ट में हम क्यूबिकल बॉक्स वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि क्यूबिकल वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, और उसका रिजल्टेंट का डायरेक्टली आपके पास एक सॉल्यूशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 9 के बी पार्ट में। थैंक यू।